कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आर्मी जीटी, नेवी एमआर, एयरफोर्स स्पाई ग्रुप और कोस्ट गार्ड डीबी के लिए प्रैक्टिस सेट है। लेकिन नेवी एमआर के लिए तो ये फुल प्रैक्टिस सेट है। कोस्ट गार्ड डीबी और एयरफोर्स स्पाई ग्रुप और आर्मी जीटी की बात कर ले तो उसमें इंग्लिश रीजनिंग भी होती है। तो इंग्लिश रीजनिंग की आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, मैंने जैसा कि कहा था। बस मैं ये कहूँगा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कि आप लोग जो जरी से बाद में ग्रुप एग्जिट कर देते हैं कि 1-2 दिन वीडियो नहीं आती। देखिए, अगर 1-2 दिन वीडियो नहीं आती है तो मतलब कुछ दिक्कत है, मतलब कि कुछ मैं सिर्फ खुद ही हूँ वीडियो बनाने वाला, और पहले मैं आपके लिए PDF तैयार करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। भाई टाइम लगता है यार, ठीक है। तो 1-2 दिन अगर वीडियो ना आया करे तो आप लोग ग्रुप मत एग्जिट किया करो। ग्रुप एग्जिट करोगे आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप एग्जिट मत किया करो। बाकी बची बात तो एक भाई थे हम लोगों के, जो ग्रुप पे मैसेज करी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है, उनको समझा दीजिए एक अलग वीडियो बना के। तो मैंने ही कहा था ग्रुप पे मैसेज करके कि जो चैप्टर किसी को समझ में नहीं आता मैथ में, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, मैं त्रिकोणमिति की वीडियो बना दूंगा, सब लोग उसको वॉच कीजिएगा। जिसका भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो आज या कल में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री की वो वीडियो रहेगी वो कम से कम 3 या 4 पार्ट में रहेगी, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। कठिन नहीं है, बड़ा है, ठीक। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टाज आर। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? तो जो आपका पश्चिम बंगाल है, सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, कैपिटल ऑफ गोवा। तो गोवा की राजधानी जो है वो आपका है पणजी। बाकी बची जो कोहिमा है वो आपकी नागालैंड की राजधानी है। आसाम की राजधानी दिसपुर है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगले सवाल पे चलते हैं, बाणसागर डैम वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर। बाणसागर डैम जो है वो आपका किस नदी पे बना हुआ है? तो वो आपका सोन नदी पे बना हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिजोरम की जो राजधानी होती है वो आइजोल होती है। आइजोल याद रखिएगा आप लोग। बाकी बची मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। नागालैंड की मैं बता चुका हूँ, कोहिमा होती है। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर होती है, ठीक है। जो मैं अलग से क्वेश्चन बताता हूँ उसको आप लोग याद रखने की कोशिश क्या कीजिए, क्योंकि वो सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था एक बार ऐसे ही कि कौन प्रथम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उस समय मैंने बताया था प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और इसकी स्थापना यहाँ पूछ रहा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों अलग क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक जो थे वो आपका एहो ह्यूम थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं, भारत में वोट मत डालने का अधिकार किस उम्र में से शुरू होता है? तो 18 वर्ष से आपको पता होगा शुरू होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो आप जैसा कि जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट वो सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। अगले सवाल पे चलते हैं, द एडल्ट हैज़ टीथ। एक वयस्क में डैश दांत होते हैं। तो कितने दांत होते हैं? 36 दांत होते हैं। आपको बताओ 32, माफ़ कीजिएगा, 32 दांत होते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा फ्लो में गलती हो गई। व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑब्जर्व, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी
प्रयोगशाला कहाँ है? तो मौसम से संबंधित सबसे बड़ी प्रयोगशाला आपकी कहाँ है? तो आपका पुणे में है प्रयोगशाला सबसे बड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है? तो आपका जो रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है वो आपका करता है थाईलैंड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ टू द राज्यसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं शायद आपको करवा चुका हूँ, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप जैसे कि जानते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ भारतीय महिला पूछ रहा है, तो भारतीय महिला जैसा कि आप लोग जानते हैं बचेंद्री पाल थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा आपको 1961 में आज़ाद हुआ था, ठीक। देखिए, इसकी जगह ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, 15 वाला ध्यान दीजिए। इसकी जगह ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी साल बाद या 1961 में आज़ादी मिली? तो आपका राज्य जो है वो गोवा है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो जो कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक होता है? तो यहाँ याद रखिएगा आप लोग, भारत नहीं होता, भारत से भी बड़ा एक राज्य जो चावल का उत्पादक करता है वो है आपका 16 का भी चीन। चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो घाटी को गहरा करना। अगले सवाल पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड एलईडी, एलईडी जो होती है उसका आविष्कार किसने किया? तो एलईडी का आविष्कार जो है आपके निक पोलोनिक ने किया। अगले सवाल पे चलते हैं। जलियांवाला बाग ट्रेजिडी अकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। हु रोट बुक द इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल के लेखक जो थे आपके वो कौन थे? तो इंडियन होम रूल के जो लेखक हैं वो आपके एम.के. गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला सवाल है, हु बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका वो बनवाया आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट सवाल है, आया हुआ है। अगला सवाल है आपका, शांति निकेतन का निर्माण किसने कराया? तो शांति निकेतन का निर्माण आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कराया। अगले सवाल पे चलते हैं। एडोल्फ हिटलर डैश द डैश पॉलिटिशियन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जिनोसाइड ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूस। एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो जो वो किनकी, कौन था? जर्मन था, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो किस एक्ट ने पेशकश की थी मतदाताओं के रूप में मुसलमानों की? तो आपका 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। एक्ट ऑफ 1909, 1909, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, जो भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो 25वां का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, संघ राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ से आपका साइंस का पार्ट शुरू हो जाता है। तो देखिए, पानी के भाप का में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री से है, तो केल्विन स्केल में
कितना होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको इसकी एक ट्रिक। डायरेक्ट तो आंसर आपका 373 केल्विन होगा, लेकिन आप लोग जैसे समझ ना पाए तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको इसके लिए एक केल्विन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए केल्विन का फॉर्मूला होता है 273 डिग्री प्लस सेल्सियस। अब देखिए यहाँ आपको सेल्सियस में मान कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस इसी को तो कहते हैं, सेल्सियस में मान 100 दे रखा है। बाकी ये 273 आपका, इधर आपका केल्विन है। अब जब इसको जोड़ोगे तो 373 केल्विन आ जाएगा आपका, माफ़ कीजिएगा 373 केल्विन आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके जरिए आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। और फ़ारेनहाइट के लिए मैं फार्मूला बता दूं आपको। तो देखिए ये होता है फार्मूला F-32/9 बराबर C/5। ये होता है आपके लिए रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच। फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है, उसको आपको पहले सेल्सियस निकालना पड़ेगा और फिर केल्विन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ध्वनि का सबसे तेज़ कहाँ चलती है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ध्वनि जो होती है सबसे तेज़ वो आपकी स्टील में होती है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का नियम प्रतिपादन किसने किया। तो विद्युत रेजिस्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसका जो मतलब नियम था वो आप जानते हैं, जैसा कि ओम्स लॉ, V=I/R आपने पढ़ा होगा। V=I/R, वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस इज गिवन, लेंस का अवधारण क्षमता होती है वो किस पे, एक मिनट, द पावर ऑफ लेंस यूनिट जो होती है लेंस की, पावर ऑफ लेंस की, तो वो होती है आपकी डायोप्टर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र में से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है आपकी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपकी है वो आपकी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगले सवाल पे चलें। तो अगला सवाल है, देखिए अब फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड जो मतलब कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे समान होती है। तो मैं बता दूं, ये सवाल है आपका, ये जो है आपका -40 डिग्री जो है एक ऐसा तापमान होता है जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री समान होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग जिस थोड़ा सा इसको, ये सबसे ज़्यादा सवाल आता है टेम्परेचर से। बाकी बचा है यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, जो बल का मात्रक है वो CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में क्या होता है। तो जो आपका 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइन। फोर्स की यूनिट डाइन होती है CGS सिस्टम में। गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपका हर हालत में चांदी, ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, अगर चांदी दिया है तो आपका चांदी ही सही होगा। ठीक है, अगर आपका चांदी नहीं दिया रहता है तो आपका ग्रेफाइट जो रहेगा वो ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चांदी ना दिया रहे, चांदी दिया रहे तो आपको हर हालत में चांदी टिक करना है। ठीक, तो अगला सवाल है आपका 34 नंबर। 22 सोडियम में Na जो होता है वो सोडियम का सिंबल होता है, में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो देखिए ये जो Na मतलब सोडियम का पहले तो एटॉमिक नंबर जान लीजिए आप लोग। देखिए मैं हर चीज़ का आपको कंसेप्ट भी बताता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए क्वेश्चन को लेके। एटॉमिक नंबर, जो परमाणु संख्या होती है सोडियम की, वो होती है आपकी 11। और जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। एटॉमिक वेट जो होता है वो आपका 22 होता है। तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो एटॉमिक वेट होता है ये 22 कैसे होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि जो परमाणु भार होता है वो नाभिक, जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट का, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉनों को जोड़ के, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉनों को जोड़ के, जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे।
तभी देखिए 11 का अगर आप दुगना कर देंगे तो 22 हो जाएगा। लगभग एलिमेंटों के केसेस में जो उनका एटॉमिक वेट होता है वो उनके एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है। ठीक है, यहाँ मतलब न्यूट्रॉन भी आपके 11 होंगे और प्रोटॉन भी आपके 11 होंगे। ठीक है, तो अब अगर आपको फिर से समझना है तो वीडियो को घुमा के देख लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 11। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या। अब जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट के बारे में एक चीज़ आप लोग जान लीजिए। एटॉमिक वेट जो होता है वो नाभिक न्यूक्लियस जानते हैं ना किसी भी एलिमेंट का। न्यूक्लियस जो होता है उसमें परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। तो देखिए, अगर जैसे कि 22 है, 22 जो है आपका वो होता है आपका परमाणु भार। ये जो आपको 22 Na दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है आपका परमाणु भार। ठीक, तो ये कैसे हुआ, मतलब कि देखिए 11 और 11 में 11 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यही चीज़ है, मतलब कि जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मतलब आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, बहुत केसेस में 1 या 2 का फ़र्क पड़ जाता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर केसेस में एलिमेंट का जो मतलब तत्व जो होता है उसका जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, उसके जस्ट डबल उसका एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ इज कोल्ड। तो मिडल लेयर जो होती है, मध्य परत होती है अर्थ की, उसको क्या कहते हैं? तो बताइए जरा, उसको क्या कहते हैं, मध्य परत को क्या कहते हैं? तो 35 का आपका हो जाएगा मेंटल, बी। ठीक है, उनको मेंटल कहते हैं, प्रवार। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, रुके सवाल दिखूंगा, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? ऑन विच फैक्टर ब्योयेंसी डिपेंड्स फॉर अ गिवन बॉडी। तो बताइए किस पे निर्भर करता है? तो 36 का जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी डेंसिटी पे निर्भर करता है, घनत्व। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं बदलता? तो मतलब कि एक कोई भी तरंग है, जैसे मान लीजिए वेव, कोई भी वेव है, वो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका क्या नहीं बदलेगा, मतलब कि उसके अंदर क्या नहीं बदलेगा? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ। तो जो आपका 37 का जो आपका सही हो जाएगा वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बदलती। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, फार्मूला कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्री बल ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो अभिकेंद्री बल जो ज्ञात करने का सूत्र है आपका, वो है F=mv²/r। ठीक है, यहाँ जो m है वो मास है, v जो है वेलोसिटी है और r जो है वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, बॉडीज के बीच की। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है? तो ध्वनि क्या है, साउंड क्या होती है? तो एक एनर्जी होती है, वो भी साउंड भी तो एक एनर्जी होती है। 39 का ये आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, डीएनए में क्या मौजूद रहता है? तो डीएनए में जो आपका मौजूद रहता है वो होता है न्यूक्लियस। हाँ, तो अब आपका मैथ का क्वेश्चन आ चुका है।
तो चलिए एक सवाल को ध्यान से ज़रा देखते हैं थोड़ा सा टाइम लेके। तो देखिए 3 अंकों का वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, कोई भी ट्रिक वगैरह कुछ नहीं लगानी है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन उठा लेना है। सबसे पहले देखिए सबसे छोटी पूछ रहा ना, तो सबसे छोटी इनमें से, इन चारों में से कौन सी लग रही? 104। 104 को आप लोग देख लीजिए, क्या वो 13 से डिवाइड हो रहा? 104 जो है 13 से डिवाइड हो रहा। जी हाँ बिल्कुल 13 से डिवाइड हो रहा 8 बार में। मतलब कि देखो 104 जो है वो 13 से पूर्णतः डिवाइड हुआ जा रहा, पूर्णतः विभाजित हुआ जा रहा, मतलब 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर अभी आपका 104 डिवाइड ना होता तो उसके बाद आप कौन सा ऑप्शन लेते? 107 लेते, उसके बाद 117 लेते और फिर 130 लेते। यहाँ तो चारों ही ऑप्शन जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित हुए जा रहे। बस आपको छोटी संख्या बतानी थी, तो छोटी संख्या तो 104 थी, इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका 104 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या बताना है आपको, यूनिट प्लेस बतानी है इन सब का गुणनफल का। मतलब तो देखिए 17 गुणे 13 गुणे 15 गुणे 19। तो इनका मैं बताता हूँ सबसे आसान क्या होता है। सबसे पहले तो समझ लीजिए इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या आपको दी हुई है, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या, मतलब एनीथिंग, एनी नंबर, ठीक है, जो उसका आखिरी का पार्ट होता है, ये जैसे इसका ये 9 है, इसका ये 9 है, जो यही आपका इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस, जिसको यूनिट प्लेस इंग्लिश में बोलते हैं, इकाई का अंक किसी को कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो 30 मिनट के पेपर में अगर आप ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो शायद ही आपका पेपर हो पाएगा फिर, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिए इकाई का अंक जब भी करना होता है तो आप लोग सबके इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 7 × 3 × 5 × 9, कैसे? 17 का 7 उठा लिया, 13 का 3 उठा लिया। देखिए 17 का इकाई अंक क्या है? 7, 13 का इकाई अंक क्या है? 3, 15 का इकाई अंक क्या है? 5 और 19 का इकाई अंक क्या है? 9, ठीक है। उठा लिया। अब आप 7 3 जा 21 हो गया, गुणे 5 9 जा 45 हो गया, 45 हो गया। अब देखिए अब इसका इकाई का अंक मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 × 5 कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो जो आपका 5 है वो आपका इकाई का अंक आएगा, ठीक है। ये ऐसा होता क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कि आप जा रहे हैं 17 और 13 को मल्टीप्लाई करने, 3 7 जा 21 आपने किया, 3 7 जा 21 किया, 2 कैरी लिया और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 2 5 किया। अब देखिए 51 आ गया ऊपर। अब नीचे आंसर क्यों नहीं बदलेगा? देखिए इनटू यहाँ लग गया, मतलब कि जो इसके नीचे की संख्या होगी वो तो ऐसे ही उतर जाएगी। आपसे तो यूनिटी प्लेस पूछ रहा ना, और आंसर में जो यूनिट प्लेस जो आएगी वो इसके नीचे की आएगी, तो ये तो कभी बदलेगा नहीं, इसलिए ये वैसे का वैसे ही रहता है। बाकी कोई भी आंसर है हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है, जो हम लोग को पूछा गया है वो हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो ज़रा इसको समझिएगा, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी। तो देखिए वाटर कंटेन्स 14.7% of hydrogen and the rest is oxygen in 350 ग्राम ऑफ वाटर। ऑक्सीजन विल बी, पानी में 14.2/7% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। तो 350 ग्राम पानी में कितना ऑक्सीजन है? मतलब कि आपको बताना है कि आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। 350 ग्राम पानी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पानी का जो सूत्र होता है H2 वो होता है, ये होता है। तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन है वो बता रहा है कि ये 14.2/7% है, और आपसे ऑक्सीजन का मान पूछ रहा है, ऑक्सीजन कितना होगा। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, ऑक्सीजन के लिए डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के लिए 350 गुणे, ठीक है, ब्रैकेट लगाया 1 माइनस। अब आप जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसको पहले इसको ये वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए।
7 14 जा 98 और 200 100/7%। और परसेंटेज हटाना रहेगा तो 100 से डिवाइड करना रहेगा। 100 इधर आएगा तो ये टोटल बन जाएगा 100/7। ठीक है, 100/7 100/700 बन जाएगा। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। देखिए 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज लगा था इसलिए 100 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा तो 100/700 हो जाएगा। ठीक, तो फिर से ज़रा करते हैं। तो देखिए 350 1 माइनस 100/700। ठीक है, अब 700 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 700 माइनस 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा और इधर 350 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए ये बचेगा 350 गुणे 600/100, ये बचेगा 700 में से 100 गया तो 600 बचा। अब देखिए या इसको याद रखिएगा आप लोग। रुकिए, कुछ गलती हो रही है। एक मिनट रुकिएगा, कुछ गलती हो रही है छोटी सी। कुछ गलती हो गई सवाल में, रुकिए 1 मिनट में बता रहा हूँ आप लोग को। जी ठीक है, बिल्कुल कोई गलती नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। देखिए इतना आया है निकल के, ऊपर 700 में से 100 माइनस किया था तो 600 आया और नीचे अपॉन में 700 आया। देखिए दोनों जीरो कट गए। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30। मतलब कि जो 350 ग्राम पानी में 300 ग्राम आपका जो है वो आपका ऑक्सीजन है। आपका ऑप्शन जो है वो ए राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 1600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष से संयोजित करने पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो आपको देखिए चक्रवर्ती ब्याज बताना है। अगर आपको पी जो है, यहाँ सब वैल्यू पहले लिख देता हूँ मैं, 1600 रुपये है। जो आपका आर है, रेट दर जिसको कहते हैं, 25% है। देखिए मैं हर भाषा में नहीं बोल सकता हूँ। देखिए हर भाषा में बोलूँगा तो आप लोग का ही टाइम जाएगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आपको लिख नहीं पाता हूँ, लिखता नहीं हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है उसको। और जो टाइम है आपका समय 2 वर्ष का है। ठीक, 2 ईयर का है। तो देखिए अब आपको ये चीज़ें याद रखिए आप लोग ज़रा। तो देखिए अब आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आप सबसे पहले तो अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन, ठीक है, नहीं माफ़ कीजिए, अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहते हैं, जो मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और प्लस जो आपका प्रिंसिपल होता है, उन दोनों को जब मिलाते हैं तो आपका अमाउंट बनता है, मूलधन, जो आखिरी में आपको मिलता है। ठीक है, इससे वो निकल आएगा। तो पहले वो निकाल लीजिए। उसका फॉर्मूला होता है P = 1 + R/100, R/100 और ऊपर समय T। ठीक है, इसमें वैल्यू रख लेते हैं, फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए P जो है आपका वो है आपका 1600, साथ ही में जो 1 है आपका और R है आपका 25%, 25/100। अब चाहे तो आप यहीं पे काट ले, 25 चौके 100 होता है। और समय जो आपका है वो 2 ईयर का है। अब देखिए ये 1/4 है, तो 1/4, 4 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 + 1 5/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए क्या बना, तो कि थोड़ा सा कलर में परिवर्तन लाते हैं। तो देखिए 1600 और अंदर जो है आपका बचा 5/4। ठीक है, और ये 2 साल का समय था ना, तो 2 बार 5/4 पावर 2 थी, मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 4 4 जा 16, 0 0, 4 1 जा 4, 100, 100 5 जा 500 और 500 जा 2500। मतलब जो आपका अमाउंट है वो आपका 2500 निकल आया।
अब अमाउंट जो होता है वो 2500 निकल आया। जो आपको चक्रवर्ती ब्याज और जो आपका ये होता है प्रिंसिपल मूलधन, इनको जोड़ के बनता है। मतलब कि क्या फॉर्मूला रहता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। जो मूलधन और मूलधन होता है वो मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज को मिला के बनता है। तो आपको निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। आपको अमाउंट पता है, तो अमाउंट कितना भी निकला हम लोगों का 2500 निकला। बाकी बचा जो चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है, और इधर प्लस जो प्रिंसिपल था वो आपका 1600 था। तो 1600 जब इधर आएगा तो 2500 माइनस 1600 कितना हो जाएगा, 900। तो जो 900 है वो आपका चक्रवर्ती ब्याज है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो घुमा के देखेंगे, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। 900 रुपये जो है आपका चक्रवर्ती ब्याज है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए आपका एक्स रेशियो और वाई रेशियो, जो एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 5 है। बस ऐसे डायरेक्ट समझ लीजिए आप लोग कि एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 5 है। देख लीजिए एक और बार, देखिए एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 7:5 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 5। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए लिख लेते हैं पहले, 5x माइनस 2y रेशियो 3x प्लस 2y। ठीक है, तो देखिए 5x की जगह पे उसकी वैल्यू 5 7 जा माइनस 2, y की जगह पे उसकी वैल्यू, रेशियो लगाया 3, x की जगह पे उसकी वैल्यू 7। ठीक है, और फिर 2, y की जगह पे उसकी वैल्यू। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए 5 7 जा 35 माइनस 10। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। रेशियो 7 3 जा 21 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये देखिए 35 माइनस 10 कितना हुआ, 25। और इधर रेशियो कितना हुआ, 21 प्लस 10 31। मतलब आपका जो 25 रेशियो 31 हो जाएगा, वो आंसर आएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल आप ज़रा देखिए क्या है कि देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा ज़रा एक चीज़। आप लोग एक चीज़ सब पढ़े होंगे, जब 15 जब दो एंगलों का जोड़, ऐसे समझिए, दो एंगलों का जोड़ 90 आ जाए तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है कि जब दो एंगलों का जोड़ 90 आ जाए। देखिए फार्मूला तो थोड़ा सा बड़ा होता है, अलग अलग थ्योरी आपको समझनी पड़ती है जब आप 10th का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है, दो एंगलों का जोड़ जब 90 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ 15 एंगल है और 75 एंगल है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। बाकी फिर 20 को जोड़िए, 70 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। फिर 70 को जोड़िए और 20 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 75 को और 15 को जोड़िए, इन दोनों को भी जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। मतलब सबकी वैल्यू 1, और सबके बीच में साइन कौन सा लगा है, 1 × 1 × 1 × 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 है, 1 × 1 × 1, तो सबका आंसर 1 ही आएगा। मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देखिए इसका ये मतलब कि बगल वाला ये जो कॉट होता है ये सब में सेम होना चाहिए, तभी जोड़ने पे 90 आएगा तो 1 बनेगा। ठीक है, अगर इसकी जगह कुछ और होगा तो आंसर चेंज होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थ्योरी सेम है, लेकिन समझने का तरीका अलग अलग है। जब मैं त्रिकोणमिति की वीडियो को लाऊंगा तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या बात होती है। तो देखिए ज़रा बता दूं मैं कि आपने जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए है, बाकी तो मैं आपको कंसेप्ट बता ही दूंगा कि एक वीडियो बना के। तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या होती है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं पूरा बता दूं आपको, इतना टाइम प्रैक्टिस सेट में नहीं रहता है। तो देखिए इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं,
मतलब पूरे की जगह, और इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ बात क्या समझने वाली है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ जैसे थीटा है तो यहाँ भी ये थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। अगर आप यहाँ पे इसको 3 थीटा कर दें, 3 थीटा कर दें तो यहाँ पे जो है ये भी 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन 3 थीटा की जगह आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो साइन 3 थीटा की जगह आप लोग कॉस 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। इसकी जगह आप लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है आपको, कॉस थीटा माइनस 2। आप लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो मत देखिए, डायरेक्ट आप देखिए कि थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, थीटा माइनस 2। अब देखिए यहाँ कॉस और कोस सेम हो गया है, यहाँ बेस एक्सपोनेंट वाला रूल लग जाएगा कि जब आपका बेस सेम हो गया तो ये जो एंगल है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा। ये रूल होता है बेसिक सा मैथ में कि जब आपका मतलब बगल वाली चीज़ सेम होती है तो वो जो आपका एंगल है वो भी बराबर हो जाता है। ठीक है, 90 माइनस 3 थीटा है बराबर थीटा माइनस 2। तो देखिए 3 थीटा उधर जाएगा, 2 इधर आएगा तो 92 हो जाएगा ये। ठीक है, और थीटा उधर जाएगा तो ये 4 थीटा हो जाएगा। अब देखिए 4 को जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 1 बचा 4 3 जा 12, थीटा बराबर 23 डिग्री आ जाएगा आपका। तो 23 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अब आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर a। ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ पहले भी। तो देखिए एक्स क्यूब आपको निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब बराबर 1/x स्क्वायर। आपको ये चीज़ निकालनी है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, इसको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1/x क्यूब है और ये 1/x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, मैं ये बता देता हूँ आपको। देख लीजिए 1 मिनट। देखिए सबसे पहले तो जो स्क्वायर स्क्वायर है उनको पास में कर लीजिए और जो क्यूब क्यूब है उनको अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको पास में कर लिया, बाकी बचा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बड़ी डायरेक्ट सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब x प्लस 1/x इक्वल टू a ऐसा कुछ दिया रहता है तो क्या किया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है उसकी ट्रिक होती है ए स्क्वायर माइनस 2। जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, याद रखिएगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ए स्क्वायर माइनस 2। और जो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो ट्रिक होती है, यहाँ बीच में प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा हुआ है, इसकी ट्रिक जो होती है वो होती है आपकी ए क्यूब माइनस 3a। देखिए इसमें भी ए क्यूब माइनस 3 है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए क्यूब माइनस 3 है। अब देखिए आप लोग ज़रा इस पे ध्यान दीजिए, फिर से लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए क्यूब माइनस 3 है। बस आपका आंसर निकल आया, आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है इसको। देखिए पावर वाला सबसे बड़ी पावर वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका ए स्क्वायर, फिर आएगा आपका माइनस का 3 है और फिर आएगा आपका माइनस 2। तो आपका ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 40 मिनट की होने वाली है, 40 मिनट के करीब हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो गई। और शुरुआत में हम लोगों ने कुछ बातचीत भी की थी इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। लेकिन आपको पेपर जो है वो 30 मिनट में ही करना है, उससे पहले ही करना है। ठीक है, तो अब देखिए एक से 100 के बीच जो परमेय संख्या कितनी होती है, तो 1 से 100 के बीच जो परमेय संख्या होती है वो आपकी अनंत होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, बाकी मैं त्रिकोणमिति में बताऊँगा। तो देखिए cos x इक्वल टू 5/13 है, तो ये जो इसको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये आपको 5 दी हुई है, ये आपको 13 दी हुई है। देखिए ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की एक साइड आपको 5 दी हुई है और एक आपको 13 दी हुई है। तो देखिए एक ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 12 निकलेगी ये वाली साइड। ठीक है, बहुत सारी ट्रिपलेट्स होती है, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बता दूँगा ट्रिपलेट्स कौन सी होती हैं। तो देखिए आपकी जो तीसरी साइड है
वो निकल गई है 12। तो आप लोग ज़रा ये देख लीजिए cos x क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बेस को क्या कहते हैं, आधार अपॉन कण, आधार अपॉन कण को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कण होती है। अब आधार, और जो आपका आधार है वो आपका 5 है, और जो कण है आपका 13 है, मतलब कि आपका जो लंब जो परपेंडिकुलर है निकला, आपका लंब है जो आपका परपेंडिकुलर वो है 12, ठीक है। अब आपको बताना है tan x माइनस कॉट एक्स। तो tan x क्या होता है, तो tan x जो आपका होता है, tan x आपका होगा जो, एक मिनट में बता रहा हूँ, tan x जो आपका होता है उसका होता है p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 है, 12 अपॉन आधार कितना है आपका 13, 12 माइनस 13, 12 अपॉन 13, और माइनस जो आपका कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स इसी का उल्टा होता है, तो 12 अपॉन 13 ये है, तो 13 अपॉन 12 यही होगा, ठीक है। तो 12 ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब आप इसका जब एलसीएम लोगे तो नीचे 169 हो जाएगा, और इधर 12 से मल्टीप्लाई, इधर 13 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो देखिए एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, 12/13 माइनस 13/12, 169 इसका एलसीएम आ गया, 144, इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया 169, ठीक है। एलसीएम इसका 169 होगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप लोग इसको जब वो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो कितना आएगा आपका 25 बटे 169। तो आपका कौन से ऑप्शन में है 25 बटे 169? एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई है जल्दी करने के चक्कर में, रुकिए थोड़ा सा, एक मिनट आराम से करते हैं, वीडियो ख़त्म करने के चक्कर में थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है। यही बस आपको बातें याद रखनी है कि आपको देर नहीं करनी, किसी क्वेश्चन में मतलब जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए आराम से करते हैं। cos x जो है वो आपका क्या होता है, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच होता है 5/13, ये आ गया आपका, ठीक है। और साथ ही में जो आपका तीसरी है परपेंडिकुलर, वो आपकी 12 निकल के आ गई है, लंब जिसको कहते हैं। अब tan का मतलब क्या होता है, पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 12/5, यही गलती कर दी, 12/5 माइनस कॉट एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी इसी की उल्टा, जस्ट 5/12, ठीक है। 12 5 60, एलसीएम इसका 60 आएगा, और 60 आएगा। 60 बनाने के लिए आपको इधर 12 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और इधर 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 144 माइनस 5 5 25, ठीक है। 144 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। 144 में से जब आप 25 जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 119/60 प्लस का आंसर आपका जो है 119/60 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। देखिए थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई क्वेश्चन में, वहीं गलत हो गया, और वीडियो बड़ी हुई है उसको माइंड मत कीजिए, आपको पढ़ने का मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।